प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम अध्याय 6 उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम कवि शमशेर बहादुर सिंह का परिचय जानेंगे। देखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 31 जनवरी सन 1911 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? अहमदाबाद में हुई। 12 मई 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8 व 9 वर्ष की उम्र में ही मां का चीर वियोग सहना पड़ा। अर्थात जब शमशेर बहादुर सिंह 8 या 9 वर्ष के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ। जब ये 18 वर्ष के थे तब इनका विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम धर्मवती था, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। क्षय रोग से इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। जीवन के अभावों में उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया। यानी कवि कहना चाहता है कि इनके जीवन में बहुत कष्ट आए, लेकिन उन्होंने कष्टों की परवाह नहीं की और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर अग्रसर किया। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात प्रसिद्ध शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। यहां पर देखिएगा, प्रगतिशील, प्रगति के मार्ग पर बढ़ते हुए, प्रयोगधर्मी, प्रयोग करते हुए कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। यानी उन्होंने अपने जीवन में कष्ट पीड़ाओं की तरफ ध्यान न देकर के प्रयोग करते हुए अग्रसर होते रहे, अपने कार्य की तरफ अग्रसर होते रहे, बढ़ते रहे। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। यानी कवि जो थे वो बिंबधर्मी कवि थे। अनेक बिंबों का उन्होंने प्रयोग किया है, तो उनके जो कवि के द्वारा रचित जो सौंदर्य है वो अनूठे चित्रों में पाठकों के मन को भाते हैं। यानी उनके मन को अच्छे लगते हैं। उनके जो बिंब हैं वो मन को अच्छे लगते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं देखें, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी। यहां पर देखिए, कुछ कविताएं 1956 में प्रकाशित हुई थी, कुछ और कविताएं 1961 में प्रकाशित हुई थी। चुका भी नहीं हूं मैं 1981 में आई थी, इतने पास अपने 1980 में आई थी, बात बोलेगी 1981 में आई थी, और काल तुझसे होड़ है मेरी, होड़ का अर्थ स्पर्धा है मेरी, 1988 में आई थी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। शमशेर बहादुर सिंह थे, उन्होंने हिंदी व उर्दू कोश का संपादन भी किया था। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। यानी जो उषा कविता है, उषा का तात्पर्य होता है प्रभात, यानी जब सूर्य आसमान में पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, उस समय का प्रयोग यहां किया गया है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रभावपूर्ण ढंग से तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर, गांव की मोहक भोर, गांव का मोह, मोहक भोर का अर्थ होगा गांव का मोह, एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। साक्षी यानी प्रमाण बनाते हैं। प्रत्यक्ष हम गांव के जो दृश्य हैं उन दृश्यों को देख करके हम उनके साक्षी बनते हैं कि हमारे सामने ये कार्य हुआ है। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणि कांचन संयोग इस कविता में मिलता है।
देखिएगा यहां पर एक प्रश्न बनता है, भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन का संयोग बनता है। कैसे? भाषा है वह सरल व सहज है, बिंब बिंब बहुत सरल है जिससे हम कविता को समझ सकते हैं, लय लय यानी लयात्मकता के साथ परिवर्तन हो रही है। मणिकांचन जो होता है उसका अर्थ होता है, मणि का अर्थ होता है रत्न व कांचन का अर्थ होता है सोने, यानी मणि रत्न व सोने का संयोग। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर, मूक दृष्टा का अर्थ है चुपचाप न होकर, शांत न होकर के, उसे यानी चुपचाप नहीं देखता है, शांत होकर के नहीं देखता है, न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन की चीर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप में, सृष्टा का अर्थ निर्माणकर्ता के रूप में, प्रकृति के निर्माणकर्ता के रूप का एहसास कराता है। राख से लीपा हुआ चौका बहुत काली सील, देखो राख से लीपा हुआ चौका, यह यहां पर बिंब का प्रयोग किया गया है। राख से लीपा हुआ चौका बहुत काली सील, सील होता है पत्थर, सलेट पर लाल खड़िया चौक से हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। देखिएगा जो कवि शमशेर बहादुर सिंह थे वो दो आब कहलाते हैं, दो आब के कवि कहलाते हैं। दो का अर्थ है दो, आब जो शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है, आब का अर्थ होता है पानी, जल, यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दो आब कहते हैं, जैसे गंगा व यमुना के बीच की भूमि। आगे देखें तो हम देख सकते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे। तो देखिएगा शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया? सन 1977 में दिया गया। इन्हें मैथिली शरण गुप्त भी पुरस्कार मिला था 1987 में। कबीर सम्मान भी दिया गया 1989 में। इन्हें तुलसी पुरस्कार, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद है उसके द्वारा तुलसी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। इनके पिता का नाम देखें तो तारीफ सिंह इनके पिता का नाम था, माता का नाम परम देवी था। चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी जिसके कारण से इन्होंने बिंबू का प्रयोग किया। दो आब निबंध संग्रह 1948 में प्रकाशित हुआ था। इनकी पत्नी का नाम मैं बता चुका हूं, धर्मवती इनकी पत्नी का नाम था, जिनकी मृत्यु टीबी के कारण से हुई थी। अब आगे देखिएगा, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, सलेट पर या लाल खड़ियाँ चौक मल दी हो किसी ने, सलेट पर लाल खड़ियाँ चौक मल दी हो किसी ने। देखिएगा यहाँ पर प्रातः, प्रातः का अर्थ है सुबह का समय। प्रातः यानी सुबह का समय है, जिस समय यानी सूर्योदय पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, सूर्योदय नहीं हो पाता है, जिस समय आसमान में तारे चमचमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, उस समय के समय को बतलाया गया है प्रातः। नभ यानी आकाश। शंख, शंख जो होता है वो अंदर से नीला होता है, नीले शंख जैसा, यानी उसके सम्मान बतलाया गया है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, नीले शंख जैसा। देखिएगा प्रातः नभ यानी सुबह का समय था, उस सुबह के समय को हम देखते हैं, प्रातः को जब हम देखते हैं, सुबह के समय को जब हम देखते हैं तो आसमान था वह नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा था।
जो आसमान था वह नीले संख के समान प्रतीत हो रहा था। भोर का नभ, भोर यानी सुबह का आसमान, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ऐसे प्रतीत होता है जब आसमान को देखते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे भोर होने पर आकाश या प्रकाश के मेल में राख जैसे हो गया हो। यानी सुबह का जो समय था उस समय को देखते तो ऐसा लगता है जैसे किसी स्त्री ने अभी अभी वहां पर फर्श के ऊपर चौक लगा दिया हो। चौक यानी रसोई घर के अंदर क्या लगा दिया हो, उसके फर्श पर, उसके फर्श के ऊपर क्या लगा दिया हो, लीप दिया हो उसको। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी स्त्री ने सुबह सुबह ही उस रसोई घर को लीप दिया हो, या ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी स्त्री ने उस रसोई घर को रात को साफ किया था, जिसके कारण से वह रसोई घर अभी भी क्या है, गीली पड़ी हुई है। या आसमान को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भोर होने पर वह प्रकाश के मेल में राख जैसे हो गया हो, यानी राख के समान वह प्रतीत हो रहा हो, दिखाई दे रहा हो। यहां पर आगे देखिएगा, बहुत काली सील जरा लाल केसर से धुल गई हो। बहुत काली सील, सील का अर्थ होता है मसाले या चटनी आदि पीसने से प्रयुक्त होने वाले पत्थर का टुकड़ा। सील यानी पत्थर जिससे मसाले पीसे जाते हैं। जरा यानी तनिक, थोड़ा सा। केसर कश्मीर में पैदा होने वाला लाल पीले रंग का एक पुष्प। सलेट हल्के काले पत्थर, चौकोर प्लेट सलेट कहते हैं। देखिएगा, बहुत काली सील जरा लाल केसर से जैसे धुल गई हो। कवि बतलाना चाहता है कि किसी औरत ने, ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम आसमान को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी औरत ने पत्थर के द्वारा किसी लाल केसर को पीस करके वहां या उससे कोई फूल बना दिया हो। कवि कहना चाहता है कि किसी स्त्री ने केसर को पीस करके उससे कोई रंगोली बना दी हो जो चारों तरफ अपना प्रकाश दे रही है, लेकिन जैसे जैसे धुल गई हो, लेकिन वह धीरे धीरे क्या हो रही है, धुलती, अदृश्य सी प्रतीत हो रही है, अर्थात गायब होती दिखाई दे रही है, अदृश्य के समान होती दिखाई दे रही है। देखिएगा कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से धुल गई हो। कवि कहना चाहता है कि मानो, कवि कहता है कि गहरे नीले या काले आकाश में उषाकालीन लालिमा ऐसे लग रही है मानो बहुत काली सील लाल केसर मिले पानी से धो दी गई हो, अथवा किसने लाल रंग की खड़िया चौक को स्लेट पर मल दी हो। स्लेट पर लाल खड़िया चौक, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी बच्चे ने स्लेट के ऊपर लाल चौक के द्वारा रेखाएं खींच दी हो। देखिएगा यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय जब होता है तो सूर्योदय के चारों तरफ सूर्य की किरणें निकलना प्रारंभ होती हैं, तो वो किरणें हैं वो किसके समान लग रही हैं, लाल चौक के समान लग रही, कि जैसे किसी ने चौक के माध्यम से कोई रेखाएं खींच दी हो। स्लेट पर लाल खड़ियां, किसी बच्चे ने स्लेट के ऊपर लाल खड़ियां चौक के माध्यम से कोई खड़ियां खींच दी हो, रेखाएं खींच दी हो। यहां पर देखें तो बहुत काली धुल गई हो, स्लेट पर किसी ने, यहाँ पर उत्प्रेक्षा व संदेह अलंकार होता है। स्लेट पर लाल खड़ियां चौक, यहाँ पर संदेह व उत्प्रेक्षा अलंकार प्रतीत होता है। और यहाँ पर बहुत काली सील जरा लाल केसर से धुल गई हो, यहाँ पर भी संदेह अलंकार व उत्प्रेक्षा अलंकार प्रतीत होता है। एक बार फिर से देखिएगा, प्रातः नभ था बहुत नीला संख जैसा। कवि कहना चाहता है कि सुबह का समय था, सुबह सुबह प्रातःकालीन का समय था, जब हम आसमान को देख रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह नीले संख के समान हो। भोर का नभ, कब का समय, सुबह का आसमान। राख से लिपा हुआ चौक
अभी गीला पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी औरत ने रसोई को चौकैनी रसोई को क्या कर दिया हो, लीप दिया हो, जिसके कारण से वह अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा लाल केसर से जैसे धुल गई हो। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी औरत ने केसर को पीस करके उससे रंगोली बना दी है, और वह रंगोली है वह अब धीरे धीरे अदृश्य हो रही है, अर्थात वह धुंधली होती हुई प्रतीत हो रही है। या कवि कहना चाहता है कि जैसे आसमान है, आसमान में धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है, तो उसकी जो किरणें हैं वो धीरे धीरे अदृश्य सी या फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। स्लेट पर लाल खड़ियां चौक, या स्लेट के ऊपर पट्टी के ऊपर किसी बच्चे ने स्लेट के ऊपर पट्टी के ऊपर लाल चौक लेकर के कोई रेखाएं खींच दी हो। अब आगे, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर नील यानी नीला, गोर गोरे या गोरी अंग वाली, झिलमिल रह रह कर चमकती है, झिलमिला रही है। देह का अर्थ होता है शरीर। जादू मोहक दृश्य, सूर्योदय पूर्व दिशा में सूर्य का निकलना। देखिएगा यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि कहना चाह रहा है कि नील जल में जब हम आसमान को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नीले जल में कोई सुंदर स्त्री, गोरे रंग वाली स्त्री झिलमिला रही है, या उसका शरीर है वह चमक रहा हो। देखिएगा नील जल में किसी की गोर झिलमिल देह। कवि कहना चाहता है कि जब हम आसमान को देखते हैं, सुबह सुबह जब हम आसमान को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई नीले जल में कोई गोरे रंग वाली स्त्री है, वह स्नान कर रही है और उसका शरीर है वह चमक रहा है, झिलमिला रहा है। नील जल में या किसी की गोरी झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। देखिएगा नील जल में, नील यानी नीला, जल, जल को किसके समान बतलाया गया है, नीले जल के समान। गोरे रंग वाली, झिलमिल, हिल रही है, चमक रही है। कवि कहना चाहता है कि जब सुबह आसमान को देखते हैं तो आसमान को देखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई नीला जल है और उस नीले जल के अंदर कोई गोरे रंग की स्त्री है, वह स्नान कर रही है, उसका जो शरीर है वह चमक रहा है। गोरे रंग होने के कारण से, गोरा रंग होने के कारण से उसका जो शरीर है वह चमक रहा है और जैसे हिल रही है, और वह स्त्री है वह स्नान करते हुए हिल रही हो। देखिएगा कवि ने नीले आकाश का, नीला सरोवर और सूर्योदय से पूर्व सूर्य की किरणों से उत्पन्न पीली या सुनहली आभा को एक गोरे जल में झिलमिलाती देह बताया है। यहाँ पर गोरे रंग में झिलमिलाती देह बताया था किस समय को, यानी सूर्य की किरणों से उत्पन्न पीले रंग को, सुनहली आभा को और गोरे रमणीय जल में झिलमिलाती देह को उन्होंने चमकता हुआ बतलाया है। और जादू टूटता है उस उषा का, सूर्योदय हो गया है। देखिएगा यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि धीरे धीरे भोर है वह समाप्त हो जाता है और उषा का, इस उषा का, इस भोर का, इस उषा का समय है वह समाप्त हो जाता है और सूर्योदय हो जाता है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि अब पूर्ण रूप से आसमान में सूर्य निकले आता है। यहां पर देखें तो विशेष देखें तो देखिएगा नीले शंख जैसे उपमा अलंकार का प्रयोग किया था। भोर का चौका
उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ था। उसमें उसके बाद में सलेट पर लाल खड़ियाँ चौक मलदी हो किसी ने, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में आकाश को केसर से धुल गई सील या लाल खड़ियाँ चौक, संदेह या उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग। किसी की, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। राख से लिपा हुआ चौका, उपमा का प्रयोग। सलेट जैसा, उपमा अलंकार का प्रयोग। अब आगे देखिएगा। भोर सवेरा, पो फटने से पूर्व का समय। चौका, रसोई घर या फर्श। सील, रसोई घर में मसाला पीसने का काम आने वाला पत्थर। गौर, गोरी। लिपा हुआ, पोता हुआ। नील, नीला। झिलमिल, चमकती हुई। उषा कविता में कवि, उषा कविता में है, यानी सवेरे की लालिमा का वर्णन, सुबह की लालिमा का वर्णन। जादू टूटता है उषा में, जादू का अर्थ है तमाशा, खेल, आकर्षण। भोर का सौंदर्य, तो यहाँ पर होगा आकर्षण।